विपक्ष के कई नेता केवल सवाल उठाने में और टीका टिप्पणी करने में रुचि रख रहे थे। सही बात है, क्षमता रखना होगा। जैसे मेरे भाई मनोज जी ने कहा, सुनाने में भी और सुनने में भी। प्रश्न यह है सभापति महोदय कि पहले लॉकडाउन पर प्रश्न उठे। लॉकडाउन क्यों, कितने दिन, किससे पूछ के किया आपने? उसके बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस पर प्रश्न, अनलॉक क्यों, कब होगा, कैसे होगा, किससे पूछ के किया आपने? प्रश्न यह है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के इस सदन के उपनेता श्री आनंद शर्मा जी ने स्वयं, जो गृह मंत्रालय के संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वयं अपने रिपोर्ट में सरकार की सराहना की है, सरकार की प्रशंसा की है। और मैं दाद देता हूं उनको कि कोई तो है जो सही बोल रहा है। और मैं कोट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि द कमिटी अप्रिशिएट्स द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक. The lockdown gave the country time to ramp up its public infrastructure, build the capacity of hospitals and health workers. Unquote. और इसके बाद भी हमारे कई प्रतिपक्ष के नेताओं ने वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग पर प्रश्न उठाए। मैं पूछना चाहता हूं कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए फेज 3 ट्रायल समाप्त होने के पहले अनुमति प्रदान कर सकते हैं, तो क्या हमारी सरकार देश की जनता की जान बचाने के लिए आपातकालीन परमिशन देश में क्यों नहीं दे सकती? प्रश्न यह है कि एक नेता ने इतना भी कहा, और मैं कोट करना चाहता हूं, कि भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन हम नहीं लेंगे। वैक्सीन का भी एक राजनीतिक रंग होता है, स्वास्थ्य का भी एक राजनीतिक रंग होता है। मुझे तो आश्चर्य होता है। और इसके बाद कई विपक्ष के नेताओं ने कहा कि ठीक है, आपातकालीन उपयोग की अनुमति आपने प्रदान कर दी, लेकिन उसका क्रियान्वयन करने के लिए एक ढांचा हमारे देश में हमारे पास नहीं। तो मैं बड़े विनम्र पूर्वक यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब यूपीए सरकार थी, जो स्वास्थ्य का बजट था 5 सालों का, सभापति महोदय 1 साल का नहीं, 5 सालों का, 1,44,000 करोड़, उन 5 सालों में यह बजट को भी पूरी तरह से खर्चा नहीं किया, केवल 1,26,000 करोड़ रुपए खर्चा किया, मतलब 15% कम। और आज ढांचे की बात की जा रही है, 2013 में तो 18% अंडर यूटिलाइजेशन रहा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार में 4 साल में हर साल जो बजट का आवंटन रहा, जो कई गुना ज्यादा, उस बजट के आवंटन से 2 से 9% ज्यादा खर्च हर साल स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया। स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत, तभी भारत 21वीं सदी का नेतृत्व कर पाएगा। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह कहानी यहां नहीं रुकती। इस साल के बजट में मैं वित्त मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। इस साल के बजट में सभापति महोदय, आपको भी आश्चर्य होगा कि 5 साल के यूपीए सरकार का स्वास्थ्य बजट 1,75,000 करोड़ 5 साल, और 1 साल का एनडीए सरकार का स्वास्थ्य बजट इस वर्ष का
23,000 करोड़ सभापति महोदय, और पिछले वर्ष से 137% वृद्धि। 22 नए एम्स बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1.5 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। स्वस्थ भारत, आयुष्मान भारत, फिट इंडिया, ये केवल मुहिम नहीं है सभापति महोदय, ये आने वाले समय में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को तैयार और असरदार बनाने के यंत्र हैं। सभापति महोदय, एक विषय पूरे भारत में आज चिंता का विषय बना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान भारत के विकास की रीढ़ की हड्डी है। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि किसान अपना पेट नहीं भरता, किसान अपने गांव का पेट नहीं भरता, किसान अपने जिले का पेट नहीं भरता, लेकिन आज किसान पूरे विश्व का पेट भरता है। और इसी सोच और विचार के साथ सभापति महोदय, हमारी सरकार ने ये 3 कृषि कानून हम लेके आए हैं ताकि कृषि के क्षेत्र में नया विकास हो, नई प्रगति हो। सोच और विचारधारा है कि जो राजनीतिक आजादी हमें मिली थी 70 साल पूर्व, लेकिन 70 साल से जब तक किसान बेड़ियों में जकड़ा गया है, उन बेड़ियों को तोड़कर किसान को विकास और प्रगति के रास्ते पर प्रशस्त करना, ये एनडीए सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है। किसान का आय दुगना हो, किसान को स्वतंत्रता मिले कि वो अपना उत्पादन देश में कहीं भी बेच पाए। एक ही जगह तक वो किसान सीमित क्यों हो? और इसलिए ये कानून लाए गए, और जरूर संवाद होना चाहिए। जैसे मेरे भाई मनोज जी ने कहा, 11 बार सरकार ने संवाद की है। जब डेडलॉक हुआ है तब सरकार ने यह भी कहा है कि तीनों कानून को हम 18 महीनों के लिए स्थगित करेंगे। लेकिन इस बात का मुझे आश्चर्य है कि जिन लोगों ने ऐसे ही कानून की वकालत की थी, आज वो क्या कह रहे हैं। 2019 का अगर हम कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र पढ़ें सभापति महोदय, और आपके समस्त में रखना चाहता हूं, इस चुनाव घोषणा पत्र में अंक नंबर 11 में लिखा है, एंड आई कोट, कांग्रेस will repeal, I repeat, will repeal the Agricultural Produce Marketing Committees Act and make trade in agricultural produce, including exports and interstate trade, free, I repeat, free from all restrictions. उस समय के हमारे कृषि मंत्री जी, परम आदरणीय शरद पवार जी ने 2010 में और 11 में हर एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी इसी संदर्भ में, और मैं कोट करना चाहता हूं जो शरद पवार जी ने हर एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी में लिखा था। As you are aware, the agriculture sector needs well-functioning markets to drive growth, employment, and economic prosperity in rural areas of the country. This requires huge investments in marketing infrastructure, including the cold chain. And for this, private sector participation is essential. I repeat, and for this, private sector participation is essential. निजी क्षेत्र का निवेश अनिवार्य है, for which a policy environment needs to be in place. In this context,
the need to amend the present state APMC Act on the lines of the Model State Agricultural Produce Marketing Act 2003 to encourage the private sector, I repeat, the private sector, in providing alternative competitive marketing channels in the overall interest of farmers and producers and consumers cannot be overemphasized. Unquote. तो आज सहमति है, तो सहमति है, तो सहमति है। अगर आपको इसमें कोई आपत्ति है तो जरूर बताएं। कई चीजों में सहमति होनी चाहिए। टीएमसी की सहभागिता। प्रश्न यह है अध्यक्ष सभापति महोदय कि ये जुबान बदलने की आदत हमें बंद करनी होगी। चट भी मेरा, चट भी मेरा और पट भी मेरा, ये कब तक चलेगा? देश के साथ खिलवाड़ कब तक चलेगा? जो आपने तब कहा था उस पर आप अड़ग रहेंगे तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। प्रश्न यह है, the hypocrisy would not have been there if you had not done the hypocrisy with the people. Please understand that. Let us not get into personal. प्रश्न यह है सभापति महोदय कि जिस सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लागत से 1.5 गुना बढ़ोतरी की हो, जिस सरकार ने गेहूं के भुगतान में 2013-14 में जो 34,000 करोड़ रुपए किसानों का भुगतान होता था उसे 5 साल के अंदर डबल से ज्यादा करके 75,000 करोड़ किया हो, जिस सरकार ने दाल के मुद्दे पर 2013-14 में जो 236 करोड़ रुपए का केवल देश के सारे किसानों को भुगतान किया गया था, उस 236 करोड़ को बढ़ाकर 40 गुना 10,550 करोड़ किया हो, जिस सरकार ने हमारे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य प्रदेश के कपास के किसानों के लिए जो 2013-14 में केवल 90 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ किया था, उसको 300 गुना बढ़ाकर 26,000 करोड़ किया हो, जिस सरकार ने किसानों के सम्मान के लिए 6,000 रुपया हर साल 1,13,000 करोड़ किसानों के खातों में पहुंचाया हो, जिस किसानों ने कृषि के अधोसंरचना के लिए नया फंड तैयार किया हो 1 लाख करोड़ का, जिस सरकार ने फसल के नुकसान के लिए फसल बीमा योजना लागू करके 5 साल के अंदर 90,000 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में किसानों के खाते में पहुंचाया हो, वो सरकार किसानों के विकास और प्रगति के लिए कटिबद्ध थी, कटिबद्ध है और कटिबद्ध रहेगी। प्रश्न यह है सभापति महोदय कि 26 जनवरी को जो घटना घटी, जो गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए एक गौरव का दिवस होता है, वो घातक दृश्य एक दर्दनाक याद बन चुकी है। 394 पुलिस कर्मियों और पत्रकारों को घायल किया गया। एक किसान ने अपनी जान खोई। राष्ट्रीय तिरंगे को लेकर पुलिस कर्मियों को पीटा गया और उनको कुएं में फेंका गया। राजधानी के कई हिस्सों को तहस नहस कर दिया गया और उसके बाद भी जब यह सदन मिलता है, राष्ट्रपति अभिभाषण का बॉयकॉट करके सभापति महोदय हमारे विपक्ष ने राष्ट्रपति जी का, देश का
और इस लोकतंत्र का तिरस्कार किया है। आज मनोज झा जी ने कहा था हमें सुनना भी होगा और सुनाना भी होगा। सुनाने के लिए तो आप आ गए, लेकिन सुनने के लिए आप नहीं आए थे। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए सभापति महोदय। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की बात कर रहा था। एक तरफ सभापति महोदय जहां पूरा विश्व कोरोना के संकट से जूझ रहा था, विकास के एजेंडा को दरकिनार करके पूरा विश्व इस महामारी और प्रलय का सामना कर रहा था, सारे संसाधन झोंक दिए। भारत में एक कर्मरत प्रधान सेवक ने, जिनका नारा पार्टी का नारा था सबका साथ और सबका विकास, उस संकट को सुधारने के लिए केवल कार्य नहीं किए, लेकिन उस समय में अवसर भी ढूंढ लिए। एक सपना था हमारे पूर्वजों का, आजाद भारत का, स्वराज का, और आज एक सपना है भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का, जो देश को विश्व पटल पर उजागर करने का सपना है। हमारे महाभारत में लिखा गया है, अपि शक्कम 95 सुखम वही मज्ञ वनग्रे अरिजतम स्वैन वीरण नव पश्चिते कंचन। और इसका सार है सभापति महोदय कि किसी दूसरे पर बोझ बनने के बजाय अपनी मेहनत से कमाया गया फल कई ज्यादा सुखदायी होता है। और यह तभी मुमकिन होता है जब कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति भी हमारे भारत में आत्मनिर्भर बन पाए। और आत्मनिर्भर भारत की आत्मा किसान, युवा, आम जनता के साथ जुड़ी हुई है। और इसलिए इस महाप्रलय के समय में गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 2,76,000 करोड़ योजना का क्रियान्वयन हमारी सरकार ने किया। ज्योतिरादित्य जी, अपना पार्टी ने आपको जो समय दिया वो समाप्त हो रहे। 5 मिनट सर। ठीक है, राइट। Your 80 crore. Your party has got time. They have agreed 5 more minutes, please. Thank you, sir. Thank you. I will not take more than 5 minutes, sir. 80 करोड़ गरीबों को 8 महीने तक निशुल्क राशन प्रदान किया। 1 नेशन 1 राशन कार्ड का एक नया इतिहास रचा। उज्ज्वला योजना के तहत 14 करोड़ गैस सिलेंडर्स महिलाओं को पहुंचाई मुफ्त में। और इसके पीछे कारण क्या सभापति महोदय? इसके पीछे कारण यह कि सरकार का लक्ष्य अंत्योदय, सरकार का प्रण अंत्योदय और सरकार का पथ अंत्योदय। शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है सभापति महोदय जिसके आधार पर हम अपने मानव संसाधन को मानव पूंजी में हम परिवर्तित कर सकते हैं। नई शिक्षा प्रणाली हम लेके आए हैं 34 साल बाद, और उसमें शिक्षा के नए रूप, नए सोच, नए स्किल से एक नया भारत को उभारने की कोशिश हम लोग करेंगे। 2021 का भारत सभापति महोदय 2013 का भारत नहीं। यहां एसएमईज को एमएनसीज में परिवर्तित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। 20,000 करोड़ का सरल ऋण उन एसएमईज को हमने दिलवाई है। एमएसएमईज की परिभाषा हमने 14 साल बदली है और भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में परिवर्तित करने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये वर्ष सभापति महोदय केवल संकट का नहीं, लेकिन सबसे ऐतिहासिक निर्णय और उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें शेष था इंडिया को भारत से जोड़ना, हमारी पुरानी संस्कृति को पुनः जागृत करना और श्री राम जन्मभूमि के भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन सिर्फ देश के लिए नहीं लेकिन विश्व के लिए बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो राष्ट्रीयता की भावना, उनकी औजस्व नेतृत्व का परिणाम है
कि अब राम मंदिर का निर्माण नए भारत के निर्माण का प्रतीक बनेगा। और उनके शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि राष्ट्र को जोड़ने का, स्व को संस्कार से जोड़ने का कार्य संपन्न होगा। सत्य, अहिंसा, आस्था, वासुदेव कुटुंबक, विविधता में एकता, बलिदान, ये वह मनके हैं हमारे देश के जिसको हजारों साल से सभी भारतीयों ने एक माला में पिरोकर एक नया भारत पुराने मूल्य के अभाव पे खड़ा नहीं हो सकता। हमारा राम मंदिर आधुनिक भारत की मजबूत नींव का प्रतीक होगा, जिसकी विविधता में एकता भी होगी और समता भी। जहां एक तरफ यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, वहीं दूसरे तरफ हमारे देश का ताज और शान जम्मू कश्मीर में, जहां देशवासियों का हर दिल बसता है, उनको बेड़ियों से मुक्त करके राष्ट्र के मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कदम लिया गया। जब अनुच्छेद 370 को हमने रद्द किया, उस अनुच्छेद से केवल हानि हो रही थी। अलगाववाद, आतंकवाद, व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार, और जब यह रद्द किया गया, उसके सीधे सीधे बाद आयुष्मान भारत के तहत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के संरक्षण में 1.5 करोड़ जनता को लिया गया। हर एक नागरिक को केंद्र सरकार की बाकी योजनाओं का लाभ भी मिल पाया। और पहली बार इतिहास में, जिसका संदर्भ गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कल दिया, पहली बार इतिहास में, 70 साल के इतिहास में जिला विकास परिषद डीडीसी का चुनाव हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आयोजित किया। सरकारें आई भी और गई भी सभापति महोदय, लेकिन जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था, जो सपना बाबा साहब अंबेडकर ने देखा था, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का स्वप्न जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत का सपना जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उसे मोदी सरकार ने पूरा करके दिखाया। अंत में मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि कोरोना के महाप्रलय में जो विकास के पथ को कुचलने आया था, एक बुलंद ढाल की तरह हमारी सरकार ने उसका सामना किया और विपत्ति को भी अवसर में बदलकर, रिफॉर्म्स की झड़ी लगाकर न हम रुकेंगे और न भारत रुकेगा, माननीय राष्ट्रपति जी की सोच और विचारधारा के आधार पर मार्ग देश का प्रशस्त किया है। 2 बार केंद्र में भारी बहुमत, उत्तर प्रदेश से कर्नाटक, असम से अरुणाचल से गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना, बिहार तक जो असीम आशीर्वाद चुनाव में, मध्य प्रदेश भी, असीम आशीर्वाद जनता का मिला है। यह आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी इस सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की है सभापति महोदय। और यह तभी संभव हो पाया है जब एक प्रभावी छवि, असरदार नीति और विजन भारत के लिए का क्रियान्वयन हमारी सरकार ने की है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। भारत एक नया सामर्थ्य के साथ इस कोरोना काल से उभर रहा है। हजारों बर्ग गिरे सभापति महोदय, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी।